हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस माय डियर फ्रेंड यदि किसी सोसाइटी की नवविवाहिता ये गाना गा रही हो कि नैहर के दुलरवी हई बड़ा सुकुमार ये पिया कटिया ना होई हमसे राखा बनी हार ये पिया, तो आप एक पढ़े लिखे के नजरिए से उस सोसाइटी के बारे में क्या प्रेडिक्ट करोगे? आप प्रेडिक्ट करोगे कि यह सोसाइटी जो है एग्रीगेशन सोसाइटी है, अर्थात ये कृषि प्रधान सोसाइटी है, कृषि प्रधान राज्य है, जिस राज्य की लगभग हर एक नवविवाहिता ये गाना गा रही है, अपने पति से कह रही है कि नैहर के दुलरवी हई बड़ा सुकुमार ये पिया कटिया ना होई हमसे राखा बनी हार ये पिया। माय डियर फ्रेंड, बिहार में बजने वाला यह लोकगीत जो है बिहार की सोसाइटी को डिनोट करता है। माय डियर फ्रेंड, कोई भी जो संगीत बजता है ना, उस संगीत का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो गीतकार होता है, जिस सोसाइटी से निकल के आता है, उस सोसाइटी की इकोनॉमी भी, उस सोसाइटी का आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सारा स्टेटस जो है उस गीतकार के माइंडसेट में रहता है और उसी माइंडसेट से वो गाना लिखता है। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, चीजों को ऑब्जर्व करके वो गाना लिखते हैं। तो आपको पहली नजर में ये पता चल गया कि ये सोसाइटी जो है एग्रीगेशन सोसाइटी है, दैट मींस कृषि प्रधान सोसाइटी है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के बारे में भी अक्षरशः यही सही है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पिछले 70 सालों में, 70-72 सालों में, 7 दशकों में बिहार की सोसाइटी अभी भी कृषि प्रधान है? तो हाँ, बिल्कुल कृषि प्रधान है और यहाँ पे औद्योगिकरण लगभग ना के बराबर है। माय डियर फ्रेंड, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार, कि आखिर 7 दशकों में बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों इतना है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसको तोड़ के पढ़ते हैं, उसका फ्रेमिंग करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी टॉपिक को पढ़ो ना तो उसमें एक साहित्यिक टच जरूर दो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अब ऐसे इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब तक आप अपना ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग प्रोसेस, एनालिटिकल मेंटालिटी को डेवलप नहीं करोगे, कल्टिवेट नहीं करोगे अपने पर्सनालिटी में, तब तक ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरुआत के 4-5 दिन जब ऐसा सोचने लगोगे तो हर एक टॉपिक आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी टॉपिक को हम फ्रेमिंग करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थात उसकी मॉडलिंग करते हैं, जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या स्तर है, जो एग्रीगेशन सोसाइटी की बात मैंने करी है क्यों ऐसा है। इसके साथ साथ सारी कॉजेस देखेंगे कि बिहार में जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है उसके मतलब इसका क्या कारण है, कि आखिर जो है 7 दशकों बाद जो है, और जो अभी नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है 2005 से है, 2005 से अभी तक इनके इतने प्रयासों के बावजूद भी क्यों इंडस्ट्रियल रूप से बैकवर्ड स्टेट है बिहार। इसके साथ साथ अंततोगत्वा कंक्लूजन देखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे समझना जरूरी है, जनरली यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो और प्रीलिम्स को ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। जब इकोनॉमी किसी भी राज्य का विकास होता है, कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हाथों से वर्क किया जाता है, शारीरिक श्रम किया जाता है, खेतों से उत्पादन किया जाता है, मवेशियों पे आश्रय रहते हैं लोग। लेकिन वही जब चीजें, जब मेहनत कश इंसान जो है खुद से मेहनत करना करके वो प्रोडक्शन जो पहले कर रहा था अपने शारीरिक श्रम के द्वारा मशीनों से करने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि यह सोसाइटी जो है औद्योगिकरण की तरफ जा रही है। अर्थात श्रम और स्थानीय उत्पादन पर आधारित समाज यदि मशीनीकरण और कारखाने के उत्पादन पर आधारित समाज के तरफ चला जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो कहा जाएगा कि यह स्टेट या यह सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि ये चीजें औद्योगिकरण का, दैट मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं बिहार का स्टेटस अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रचार कर दूं। देखिए, यदि आप इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये 3500 रुपीज में। वी आर कवरिंग ऑल 3 पेपर लाइक जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जीएस, दैट मींस निबंध का पेपर भी हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक निबंध कैसे होता है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा निबंध क्या आपसे डिमांड करता है उसको बताएंगे। साथ साथ इसमें 50 टॉपिक्स जिसमें जनरल, फिलोसॉफिकल और करंट शामिल करके आपको
देंगे, इसका जो भी मसाला मटेरियल है सब प्रोवाइड कराएंगे समझा के। इसके साथ साथ जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर में IRDI पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक विद करंट इनपुट सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्लस 100 करंट अफेयर्स जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बेस्ड ऑन बिहार इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, ETC से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, मेंस प्रोग्राम फॉर 68 BPSC मेंस एग्जामिनेशन, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 97 170 58 805 और 98 10 63 8805। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये 97 170 58 805 एक ये नंबर है, एक दूसरा नंबर है 98 10 63 8805। इस दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हो। और हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा मटेरियल यदि आपको पसंद आता है तो हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। प्रचार बहुत हो गया, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन काफी कैची होना चाहिए किसी भी टॉपिक का। अविभाजित बिहार की बात करी जाए, आपने देखा होगा कि जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ना, जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, ये सारे मिनरल रिच स्टेट हैं। यहाँ पे संसाधन बहुल एरिया है, बावजूद इसके कि ये लोग जो है डेवलपमेंट में काफी पीछे हैं, मतलब बैकवर्ड स्टेट हैं। इनको बीमारियों की श्रेणी में गिना जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी थॉट प्रोसेस आया कि जब अविभाजित बिहार था, दैट मीन्स 2001 से 2000 से पहले, जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इतना मिनरल रिच स्टेट है, बावजूद इसके कि क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया? माय डियर फ्रेंड, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो अविभाजित बिहार में मिनरल रिच स्टेट था, और जब पार्टीशन हुआ, जो मिनरल रिच स्टेट था पार्टीशन हुआ, उसमें क्या करा कि 82% हिस्सा जो है टोटल वैल्यूएशन का, ग्रॉस वैल्यूएशन का, इंडस्ट्री का झारखंड में चला गया, और मात्र लगभग 18% हिस्सा जो है बिहार में रह गया, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल कौधना चाहिए कि तब तक तो 5 दशक बीत चुका था ना, हम 50 साल लगभग पूरा कर चुके थे, तो आखिर इतना कैसे हुआ? मतलब क्या उन 45-50 सालों में बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? देखिए, उसका भी एक कारण है कि बावजूद इसके मिनरल रिच स्टेट होते हुए भी क्यों इंडस्ट्रियल रूप से जो है बैकवर्ड हो गया। हम कॉजेज में सारी चीजें पढ़ेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट यहां पे इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बिहार की लगभग 80% आबादी जो है कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि का योगदान हमारे जीडीपी में, बिहार के स्टेट जीडीपी में 25% है। वहीं यदि नेशनल एवरेज की बात करें तो ये 16.38% है। देखिए, पीडीएफ में सारी चीजें एक्सप्लेन करके, इन्हीं सारी फैक्ट्स को हम लाइन बना के लिखते हैं ना, तो पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको हबड़ाना नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स टाइप का है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, चीजों को आप समझ लो। इसके साथ साथ इंडस्ट्री का जो योगदान है हमारे जीएसडीपी में, ये 20% के मात्र बराबर है, जबकि नेशनल लेवल जो है 29 से 30% के बराबर है अभी, ठीक है। इससे काफी कम है, 9-10% कम है। तो ओवरऑल ये आंकड़ा क्या दिखा रहा है? जिस स्टेट की, जिस राज्य की 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न हो, जिस राज्य के जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान लगभग 25% हो, तो वो राज्य ऑब्वियस एग्रीगन सोसाइटी होगा, और कहीं ना कहीं वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा ढंग से, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेन इसका कॉजेज क्या है, क्यों, किन किन कारणों के वजह से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पहला कारण कॉजेस, देखो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही आप एक लाइन में, एक पेज में, मान लीजिए आपको 6 पेज का मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उसको एक पेज में समराइज करने की, कंसाइज करने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड। देखिए, मैंने बड़ा बड़ा लिखा हूं तो इसमें एक पेज में नहीं आया है, लेकिन आप छोटा लिख के एक पेज में ला सकते हो। कॉजेज ऑफ मतलब बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्री इन बिहार, ऐसा कुछ लिख दो कॉजेज, और उसके बाद ऐसे ऐसे फ्लो डायग्राम, ऐसे भी राइटिंग भी करनी है। जब आप उसमें आंसर राइटिंग करोगे तो पहले ये फ्लो डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, खराब आधारभूत ढांचा, माल ढुलाई की समकारी नीति, कुशल श्रमिकों का अभाव, इसके साथ साथ खराब प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था, भारी उद्योग और उपभोक्ता क्षेत्र उद्योग का जो है रेशियो जो है बिहार में काफी मतलब गड़बड़ है। इसके साथ यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, उसके बाद पूंजी निवेश की कमी, ये
ओवरऑल कुछ कारण हैं, मेन कारण है, मुख्य कारण है जिसके वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइज नहीं है बिहार, अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। अब एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, जो आपके मस्तिष्क में सबसे पहली बात जो कौदी होंगी, ये माल ढुलाई की समकारी नीति क्या होती है भैया? आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो माल ढुलाई की समकारी नीति, दैट मीन्स फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। आपको मैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए थोड़ा सा पीछे चलता हूं, बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले देखोगे कि भारत के जो बड़े घराने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट स्वदेशी घराने थे, वो सारे लोग इंडस्ट्री जो है पूर्वी हिस्से में, भारत का जो ये पूर्वी हिस्सा है ना, ये वाला, यहां पे बिहार, पूर्वी यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां पे उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करा था। ठीक है, यहां से सारी चीजें, मिनरल्स यहीं से निकालते थे, यहीं से अपने इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एज ए मिनरल यूज करते थे, और मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते थे और प्रोडक्शन करते थे, और वहां से बिजनेस व्यापार करते थे। ठीक है, भारत आजाद होता है 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा, मतलब भारत आगे बढ़ता है, बहुत काम करता है। तो उन्होंने सोचा कि जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये संघनीकरण है ना, यहीं पे संघनित है, यहीं पे इंडस्ट्री का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है अभी तक, लेकिन अदर एरिया का क्या? ठीक है, जो अदर हिस्से हैं भारत के, उनका क्या? तो हर एक क्षेत्र में वहां भी विकास हो, वहां भी इंडस्ट्री सेटअप हो जहां पे मिनरल्स नहीं है, जो स्टेट मिनरल्स रिच नहीं है, क्योंकि तभी तो सबका विकास हो पाएगा, सब एरिया का, ओवरऑल इंडिया का विकास होगा। तो उन्होंने एक नीति लाई, माल ढुलाई की समकारी नीति, दैट मीन्स फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। तो आप सोच रहे होंगे तो इसमें उन्होंने बुरा क्या कर दिया? देखिए, इसका कुप्रभाव जो है कैसे पड़ता है, और इसके कुप्रभाव को बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट जो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी थे, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और रामनाथ कोविंद जी जो है बिहार के गवर्नर थे, उस समय एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI की जो पटना में संस्था है, उसका मुख्यालय है, वहां पे ऑफिस है, तो उसमें मीटिंग चल रही थी इकोनॉमी, बिहार की इकोनॉमी को लेके। तो ये गए थे, मतलब इकोनॉमी को लेके ही, एशियन डेवलपमेंट के बारे में चल रही थी, तो प्रणब मुखर्जी साहब गए थे, तत्कालीन प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा था कि माल ढुलाई की समकारी नीति है ना, बिल्कुल बिहार को बर्बाद किया है। इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। बहुत बड़े ये अर्थशास्त्री भी रह चुके, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है, भारत के। इन्होंने एक्सेप्ट किया था और इन्होंने बताया था कि 1991 में नीतीश कुमार जी ने काफी ज्यादा इसको प्रीच किया था कि भैया जो माल ढुलाई की समकारी नीति है, इसको तो खत्म करो। बंगाल के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर से थे शायद, उन्होंने भी कहा था कि माल ढुलाई की समकारी नीति जो है भारत के पूर्वी राज्यों को बर्बाद कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे बर्बाद करी, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो माल ढुलाई की समकारी नीति थी, ये लाई गई 1952 में, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 1992 से 1993 के बीच ये रही। अब ये कैसे बर्बाद करी, इसको मैं समझा देता हूं, और मैं इसे मिटा देता हूं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। माल ढुलाई की समकारी नीति, समकारी नहीं, समकारी। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये मिनरल रिच है, मिनरल रिच है। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है, लेकिन इस एरिया, यह एरिया जो है लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है, मतलब भू आबद्ध है। यहां पे ना ही कोई बहुत बड़ा जो है यहां पे शहरीकरण हुआ है, ना ही बहुत बड़ा जो है यहां पे अर्बन एरिया है, ना ही बहुत बड़ा मार्केट है, ऑब्वियस मार्केट है, और ना ही जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है उसके लिए पर्याप्त रूट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस एरिया का खासियत, इस एरिया का खासियत मैं बता रहा हूं। ये जो क्षेत्र है AREA, ये क्या है? मिनरल रिच तो है, यहां पे संसाधन बहुल क्षेत्र तो है, लेकिन यह लैंड लॉक है और ट्रांसपोर्टेशन का या बहुत बड़ा अर्बन हब यहां पे नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आती है माल ढुलाई की समकारी नीति। माल ढुलाई की समकारी नीति को यदि डिकोडिफाई करें तो इसमें यह कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है भारत के किसी भी कोने में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, और यहां से
यहां से माल ढो के ले जाता है, मान लो कि उसको कर्नाटक में इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो झारखंड से यदि माल ढो के ले जा रहा है किसी भी रूट से, तो इसको जो माल ढुलाई पे जो खर्चा होने वाला है ना, उसको वहन करेगी सरकार। मान लीजिए 100 रुपया इसका टोटल खर्चा आ रहा है, तो 60 रुपया जो है सरकार दे देगी या 50 रुपया सरकार दे देगी, और 50 रुपया जो है इनको खर्चा करना पड़ेगा, जो औद्योगिक घराने हैं, जो मालिक हैं। तब अब एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस करता है तो वो किस पर्पज से करता है? उसका शुरुआती जो इनिशियल एम होता है ना, लाभ कमाना। लाभ कमाना होता है ऑब्वियस। जब वो लाभ कमाने के सेटअप से लाभ कमाने के उद्देश्य से इंडस्ट्री सेटअप करता है, तो ऑब्वियस लोगों को जब अपने साथ जोड़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, और उनको उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, और उनके इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने से क्या होता है, वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के डेवलपमेंट में निवेश करते हैं, और ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। लेकिन शुरुआती उनका क्या होता है एम? लाभ कमाना। तो अब एक बात बताओ, यदि आप सोचोगे कि आपको यहां पे एक आयरन बेस्ड जो है कोई कंपनी यहां पे सेटअप कर रही है, आयरन का एक बल्ला बनाना है, सपोज दैट मान लो, तो आयरन का बल्ला बनाने के लिए आप देखोगे कि यहां पे यदि मैं आयरन का बल्ला बना रहा हूं और इंटरनेशनल या कोई नेशनल मार्केट में भेजने में हमारा जो है परिवहन का खर्चा, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो बल्ला है, उसको उसके परिवहन पर जो है 100 रुपए का बल्ला है, 50 रुपए खर्चा हो जा रहा है, तो इसका फाइनल प्राइस जो है 150 रुपया आ जा रहा है। उसमें स्टेट और सेंटर के जो भी टैक्सेस हैं 50 रुपया और मिला लो, तो ये फाइनल गुड्स जो है ये 200 रुपया पड़ रहा है। फाइनल इस बल्ले का प्राइस 200 रुपया पड़ रहा है। वहीं यदि इंडस्ट्री में यहां पे सेटअप करता हूं, तो यहां पे परिवहन का मुझे कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, और जो नेशनल या इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं, जहां पे ये हम 50 रुपया देते थे परिवहन पे, यहां पे 20 रुपया में ही काम चल जा रहा है। तो आप बताइए, यदि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ये पेन क्वालिटी प्रोडक्ट है, और एक आदमी इसे 150 रुपए में बेच रहा है, एक आदमी 100 रुपए में बेच रहा है, तो अब ये 100 रुपए वाला खरीदोगे ना, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे इस एरिया से भागने लगे, कहने लगे कि अरे भैया, जब सरकार हमें सपोर्ट ही कर रही है तो हम यहां पे क्यों इंडस्ट्री सेटअप करें। और इन्होंने जो है ये पश्चिमी हिस्से में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ये पूर्वी निचले हिस्से में साउथ इंडियन स्टेट में इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, यहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बावजूद इसके कि ये लोग मिनरल रिच थे और मुंह ताकते रह गए, एक दूसरे को देखते रह गए कि भैया हमारे यहां कोई निवेश ही नहीं कर रहा है। तब से ये कहानी शुरू हुई बर्बादी की, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, आई होप कि समझ गए होंगे। तो इसलिए जो है माल ढुलाई की समकारी नीति के वजह से यहां पे कोई इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हुई, और जब सेटअप ही नहीं हुई तो कहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खराब आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप सभी लोग परिचित होंगे। लोग कह रहे होंगे, आप कहोगे कि खराब आधारभूत ढांचा कैसे है भैया बिहार में, जरा हमको बताई दो कि हम जहां जाते हैं, जिस गांव में रोड है, हर एक घर में लगभग 100% जो है विद्युतीकरण हो गई है स्टेट का, और सब लोगों के पास फोन है, सब कुछ है, तो खराब आधारभूत ढांचा कैसे हुआ? माय डियर फ्रेंड, नो डाउट कि नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया। 15-20 साल से जो लोग वो लोग काम कर रहे हैं, 15 सालों से 1.5 दशकों में, देखिए हमारे 1.5 दशकों में इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, बिहार इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पे एक वीडियो मैंने डाला है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख लेना। दिस section, that means Bihar economy and geography is going to be very crucial this time, my dear friend, क्योंकि पिछले बार ही बिहार लोक सेवा आयोग ने हिंट दे दिया था कि आने वाला जो भी एग्जाम होगा हम बिहार ओरिएंटेड उसमें प्रश्न ज्यादा डालेंगे। तो इसीलिए हमारा फोकस ये है कि पहले बिहार इकोनॉमी को हम खत्म करें, लगभग इसी में सारी इकोनॉमी बिहार को टच करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो खराब आधारभूत ढांचा, ये सारी चीजें मैंने बता दी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, बहुत सारे रोड बन गए हैं, बावजूद इसके अभी हाल ही में देखिए, हाल ही में इसरो का नाइट टाइम लाइट एटलस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में बिहार में जो विद्युतीकरण हुआ है ना, वो राज्य में, पूरे देश में सबसे अधिक है। 474% इंक्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन में, जिसकी वजह से लगभग बिहार जो 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। बावजूद इसके अब आप देखोगे कि जब 100% विद्युतीकरण है, जो कि विद्युत जो है, एनर्जी जो है इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री में मशीन चलेंगे, काम होगा। लेकिन जब ये होता है, जब गर्मी पड़ती है, जब पीक आवर होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ता है, घरेलू डिमांड भी बढ़ता है, तो जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार 1200 से 1400 मेगावाट की
कम बिजली सप्लाई होता है, जिसे घर में ही या गांव में ही या शहरों में ही 8-8 घंटे 7-8 घंटे जो है सरकार बिजली कटौती करने लगती है। तो आप देख रहे होंगे कि भले ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन ये इंक्लूजन जो है इसका नहीं हो पाया है। जब समय की डिमांड होती है, जब पीक आवर होता है, लोगों को ज्यादा चाहिए, उस समय लोगों को मिलता ही नहीं है। इसके साथ साथ उच्च पथों में जो है राज्य का हिस्सा अभी मात्र 4% है। तो भले ही गांवों को कनेक्ट करने वाला, शहरों को कनेक्ट करने वाला जो रोड है वो बन गया है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो क्विक ट्रांसपोर्टेशन होता है, 8 लेन 7 लेन का हाईवे होता है, तो ऐसे लेन जो है फॉर एग्जांपल बता रहा हूं नहीं बना है। ठीक है, इसमें बिहार जो है काफी नीचे है। इसके साथ साथ कुशल श्रमिक का अभाव भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी नीचे है। तो जब ये मान लीजिए आधारभूत ढांचा रहेगा ही नहीं, किसी को बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, कुशल श्रमिक नहीं मिलेंगे, तो कोई क्यों इंडस्ट्री किसी राज्य में सेटअप करेगा। अब कुशल श्रमिक का अभाव क्यों है, आपको पता होगा कि हाल ही में एनएसओ का डाटा जारी किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। उसने कहा था कि बिहार जो है पूरे मतलब भारत में एजुकेशन लेवल पे तीसरे स्थान पे। आप ये मत सोचो कि ऊपर से तीसरे, नीचे से तीसरे स्थान पे है। ठीक है, 79.9% जनसंख्या ही लगभग इसकी शिक्षित है। वहीं इसके समकक्ष राज्यों की बात करें, यूपी की बात करें, तो ये 81% के बराबर है। झारखंड भी इसका इससे ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार का जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये काफी कमजोर है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें कौशल स्किल डेवलपमेंट जो है, जो मतलब ट्रेडिशनल शिक्षा लेते हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से कोई इंडस्ट्री यहां पे जाए भी तो स्किल स्किल्ड लेबर जो है उसको नहीं मिल पाएगा। तो कोई अगर कुशल संसाधन श्रमिक उसको नहीं मिलेगा और ये सोचेगा कि बाहर स्टेट से, किसी स्टेट से मैं इंपोर्ट करता हूं तो उसको ज्यादा वेजेस देना पड़ेगा, तो कोई क्यों इंडस्ट्री जो है सेटअप करेगा। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, खराब प्रशासनिक और कानून व्यवस्था। आप सबको पता है कि जो रेड टैपिज्म है ना बिहार में, जो लाल फीताशाही, वो काफी स्लो है, बहुत स्लो पेस से जो है वो मूव करती है। कछुए की चाल से भी स्लॉट के जैसे, जो आपने देखा होगा, पता नहीं क्या, कछुआ का एग्जांपल दे रहा हूं। कछुए के एग्जांपल से आप समझ लो कि बहुत स्लो पेस से काम करती है। कई सारे मतलब उसमें फाइल्स कई सारे ऑफिसों से गुजरती है। इसके साथ साथ व्यापक लेवल पे व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को, मान लो कि कोई इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा है गुजरात में, उसका 5 दिन में सारा वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, हर एक डिपार्टमेंट से जो है उसको मिल जाती है ऑर्डर, मतलब उसको सैंक्शन कर दिया जाता है जो कुछ भी है उसको, कि ये सुविधाएं ले जाओ और अपना इंडस्ट्री सेटअप करके प्रोडक्शन शुरू कर दो। और बिहार में कोई लेके जाता है तो उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना फाइलें लेके घूमते रहता है ऑफिस से ऑफिस। तो कोई सेटअप करेगा भैया? नहीं करेगा। समय ही पैसा है। कोई अपना बुद्धि विवेक सब कुछ पैसा लगा रहा है और समय से उसको मतलब रिजल्ट ना मिले तो फिर उसका क्या फायदा। तो इसीलिए इसके साथ साथ आपको पता होगा कि बिहार में बहुत सारे गुंडे, बहुत सारे अपराधी जो हैं राजनीतिक आकाओं द्वारा पोषित होते हैं। ये सारी चीजें लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो है ये ड्रॉबैक है। समझ रहे हो ना, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो राजनीति और आपराधिक साठगांठ होता है ना, ये बहुत ही भयावह स्थिति रही है बिहार में। इसके वजह से यहाँ पे जो है अनुकूल सिचुएशन होना चाहिए इंडस्ट्री सेटअप का। लोग जब सुरक्षित ही नहीं महसूस करेंगे। एक बात बताओ, इस समय जाके आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, खूब पैसा है, क्या पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करोगे? नहीं। वहां क्या अफगानिस्तान में जाके इन्वेस्ट करोगे? 100 बार सोचोगे अफगानिस्तान में जाना है। क्या यूक्रेन में जाके? क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट है ना, वो स्टेबल ही नहीं है। युद्ध में लड़ रहा है लोग आपस में। अफगानिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, आतंकवादियों का वो है, तो डर के माहौल में कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीजें बिहार में भी थी और कानून व्यवस्था अभी भी उतनी नहीं सुधरी हुई है। हालांकि बहुत प्रयास हुए हैं पिछले सालों में, लेकिन अभी भी जो है अनुकूल सिचुएशन नहीं बन पाया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ जो पूंजी निवेश हो गया, पूंजी निवेश की बात करते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि हाल ही में जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल, कई बार ये यूज कर रहा हूं मैं, आप यूज कर सकते हो, ऐसे ही डाटा आपको याद हो जाएगा। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ है राष्ट्रीय, उसमें बताया गया कि 52% जनसंख्या है ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आती है।
तो मतलब कि लोग अपने बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में अपनी सारी कमाई खर्चा कर देते हैं। जब बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में जब सारी कमाई खर्चा हो जाएगी माय डियर फ्रेंड, तो कोई कैसे बचत करेगा? जब बचत नहीं करेगा तो वो जाके शहरों में कैसे मकान खरीदेगा, जमीन खरीदेगा? तो ये सब चीजें नहीं करेगा तो वो कैसे शहरीकरण को बढ़ावा देगा? जब शहरीकरण नहीं होगा तो मार्केट नहीं बढ़ेगा, जब मार्केट नहीं बढ़ेगा तो किसी भी इंडस्ट्री को लगेगा कि फलाना राज्य में जो है शहरीकरण तो है ही नहीं है। 2011 का आंकड़े के अनुसार लगभग 11% जो था अर्बनाइजेशन था बिहार में, अभी शायद 15.3% के मतलब बराबर आ गया है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो इतना कम इंडस्ट्रियल स्टेट में कोई अर्बनाइज्ड स्टेट में कोई क्यों जाएगा? क्योंकि उसको मार्केट ही नहीं मिलेगा। देखिए, प्रोडक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का, उसको सेल आउट करने के लिए मार्केट तो चाहिए ना भैया, तो यहाँ पे मार्केट ही नहीं मिलेगा तो क्यों जाएगा कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कॉजेज हैं जिसके वजह से इंडस्ट्रियल लेवल जो है बिहार में पिछड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ भारी उद्योग और उपभोक्ता क्षेत्र उद्योग का खराब अनुपात भी है। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री तो बिहार में कुछ है, लेकिन जो उपभोक्ता क्षेत्र पर आधारित उद्योग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर हो तो बहुत सारा रोजगार भी देगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल लेवल भी बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे भारी उद्योग हैं, रेलवे के कारखाने, कुछ मतलब जो लोहा वगैरह ये सारी चीजें हैं, इस पे बेस्ट इंडस्ट्री है। लेकिन ये जो फूडलोज इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसको उपभोक्ता क्षेत्र इंडस्ट्री कहा जाता है, ऐसे इंडस्ट्री कम है, जिसके वजह से उनका अनुपात जो है काफी कम है, जिसके वजह से है इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पिछड़ा हुआ माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंटालिटी होती है ना बिजनेस करने की, ये यहाँ पे नहीं है, बिहारी लोगों में नहीं पाई जाती है। बिहार में जो है ग्लोरीफाई किया जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज को। जो युवा है, सारा युवा आप देखोगे लो से लो ग्रेड का गवर्नमेंट सर्विस करने को वो आतुर है, भले ही वो कितना भी मेहनत करे उसे 15,000 रुपये मिले, लेकिन ये लगना चाहिए कि सरकारी नौकरी उसे है, ठीक है। सरकारी नौकरी के नाम पे लोग ज्यादा दहेज ऐंठते हैं, समाज में ये कुप्रथा जो है और ऑक्टोपस के जैसे अपने बाजुओं को फैला के शक कर रही है लोगों की इकोनॉमी को। एक बाप का, दो बेटी का बाप है तो वो वैसे ही गरीब हो जाता है बेचारा, जीवन भर कमाएगा, दहेज देने में सब गरीब हो जाएगा, ठीक है। लोग इसी को आन बान शान समझते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार है। मेंटेलिटी सोसाइटी का जो सोशल स्टिग्मा है इस बिजनेस वगैरह को लेके या सरकारी नौकरी वगैरह को लेके, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रूप से जो है बिहार को पीछे धकेलने में काफी साबित हुई है। मतलब इन्होंने मिलकर बिहार को पीछे धकेल दिया, बिहार की इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कॉजेज देख लिया। अब कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में क्या देखेंगे आप? कंक्लूजन में हम कभी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करते माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि बिहार को इंडस्ट्री रूप में आगे बढ़ाने में सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया गया है। यदि पिछले 1.5-2 दशकों में देखा जाए तो ईरानी समिति पे बेस्ट, ईरानी समिति के रिकमेंडेशन पे बेस्ट तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2006 लाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना, जो बंद पड़े और रुग्ण उद्योग थे उनको फिर से रेजुवेनेट करना, फिर से चालू करना और नए उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को आकर्षित करना। लेकिन ये पॉलिसी का जो मेन एम था ना, वो करप्शन की वजह से और जो यहाँ पे रेड टेपिज्म के वजह से, हमने बताया ना रेड टेपिज्म के वजह से, खराब कानून लॉलेसनेस की स्थिति के वजह से इसका पूर्ण लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाए। और फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन के साथ बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2011, मतलब दूसरी बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2011 लाई जाती है, जो कुछ अपने उद्देश्यों में सही साबित होती है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होती है और अंततोगत्वा इसमें अमेंड किया जाता है 2020 में। और इन सारे प्रयासों के बाद हम आज की वर्तमान की स्थिति में मतलब बिहार के उद्योग क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में योगदान मात्र 20% तक पहुंचा है। अथक प्रयासों के बाद पिछले कई दशकों से अभी, जो कि नेशनल लेवल से काफी कम है, अभी हमें काफी आगे जाना है। अर्थात सरकार को सुधारात्मक उपायों के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए और बिहार की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल लेवल पे आगे बढ़ाना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने खाका बता दिया कंक्लूजन का, बस इतना ही। एट लास्ट आपसे फिर से रिक्वेस्ट है,
If you want to join our program, then you can call on 97-170-5805 my dear friend, and 98-10-63-8805। काफी अमेंडेड और काफी जो करंट ट्रेंड है, वेल रिसर्च पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा डायनेमिक अप्रोच के साथ। लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें ज्वाइन कीजिए आप अपने, और इसके साथ अपने प्रिपरेशन का पेस एंड स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।